हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने हूँ मैं। उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक परीक्षा बैच नंबर 3 है ये। 20 दिसंबर 2017 को जो एग्ज़ाम हुआ था, पिछला जो डिस्कशन था हमारा और आपका वो था 21 दिसंबर के बैच 3 वाले एग्ज़ाम का। तो यहाँ पर आज 20 दिसंबर के बैच 3 वाला एग्ज़ाम हम लोग देखने जा रहे हैं कि इस एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्या हुआ। वही पूरा का पूरा पेपर मैंने देखा और उस पेपर को मैंने देखा तो मैंने पाया कि पिछला पेपर जैसा था आपका बिल्कुल वैसा ही पेपर, डिजिट चेंज थी, लैंग्वेज थोड़ी थोड़ी बदली हुई थी, बाकी लगभग बिल्कुल एक जैसा पेपर आपके सामने रखा गया। तो इस पैटर्न को ध्यान रखते हुए ही आप लोग आगे बढ़िएगा, क्योंकि अगर इस तरह से पैटर्न वाइज परीक्षा होती रही तो इसकी तैयारी आपने पहले से कर रखी है, आपको एग्ज़ाम में पेपर देखकर कुछ भी अजीब सा नहीं लगेगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू कीजिए आप लोग इस वाले पेपर का सोल्यूशन मेरे साथ। मैं यानी अमित कुमार पाल स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथ्स क्लासेस बाय अमित पाल सर। और ये देखिए आपका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। कह रहा है कि एक टोकरी में 5 सेब 6 संतरे 4 नींबू, प्रोबेबिलिटी का है, प्रायिकता का। एक टोकरी में 5 सेब 6 संतरे और 4 नींबू हैं। अगर टोकरी से 3 फलों को बेतरतीब ढंग से उठाया जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बेतरतीब बोलता है, इसका मतलब होता है रैंडम, यदृच्छा उठाया जाता है, तो क्या प्रायिकता है कि उनमें से 2 संतरे और 1 नींबू है। प्रायिकता निकालने के लिए सबसे पहले टोटल फेवरेबल अटेम्प्ट्स कितने हैं, क्या हो सकता है। 5 सेब 6 संतरे और 4 नींबू हैं, तो 6 4 10 5 15। तो टोटल अटेम्प्ट्स अगर यहाँ पर आप देखें तो टोटल 15 अटेम्प्ट्स में से टोटल अटेम्प्ट्स कितने हैं, 15 हैं। उनमें से 2 संतरे और 1 नींबू, यानी उनमें से कोई 3 फल आपको लेने हैं। और इस प्रकार लेने हैं, किस प्रकार लेने हैं कि टोकरी में क्या प्रायिकता है कि उनमें से 2 संतरे और 1 नींबू है। तो संतरे टोटल 6 हैं, 6 में से 2 संतरे 1 नींबू, 1 नींबू यानी टोटल नींबू कितने हैं भाई, 4 में से 1 नींबू हो। ये आपका एग्जाम का पहला क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी का यानी प्रायिकता का। तो चलिए अटेम्प्ट करते हैं इसको। तरीका जो आपको बता रहा हूँ उसको ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी में पूरी पढ़ाई जब करवाऊंगा, वीडियो बनाऊंगा, उसका पूरा देख लेना, पूरी चीज़ों को समझ लेना, कब कैसे क्या कैलकुलेशन होता है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट से बस इतना चीज़ देखो, ऊपर 6 है नीचे 2 है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि ऊपर तो आपको फैक्टोरियल 6 लेना है, 6 के 2 स्टेप लेने हैं, फैक्टोरियल 6 पूरा नहीं लेना है। कौन कौन से लेने हैं, 2 स्टेप, यानी 6 और 5 बटे में 2 है, उसको भी 2 और 1 लिख लीजिए। 4 है और 1 स्टेप लेना है, इंटू 4 कर लीजिए। 15 है, 3 स्टेप लेने हैं, तो 15 14 13 बटे में 3 है, तो 3 2 1। ये सिस्टम ध्यान रखिएगा, जैसे बताया जा रहा है वैसे ही इसको दिमाग में बैठाइए। और अब देखिए ऊपर कौन कौन है, 6 5 और 4, 6 5 और 4 का प्रोडक्ट इनसे होगा 3 2 और 1 है भाई, 3 2 और 1 है ना। तो 3 2 1 से मल्टीप्लाई कर लो ऊपर, 3 2 1 लिखना ज़रूरी नहीं समझता हूँ मैं, आप भी इसको ज़रूरी ना समझिएगा। तो ये हो गया प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अब करते हैं प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन करने के लिए क्या करोगे आप, 2 है इंटू 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, 15 14 और 13। चलिए अब इसको सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने में आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर 5 3 15 ख़त्म हो गया, ठीक है। 2 से 2 ख़त्म कर लीजिए और 2 दूनी 4, 2 सतह 14, आपको आंसर मिल जाएगा 6 दूनी 12 और 13 सतह 91। 12 बटे 91 आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। दूसरा क्वेश्चन अगर देखें तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक दुकानदार अपने सामान को लागत मूल्य से 25% ऊपर अंकित करता है और ग्राहक को 20% की छूट दे देता है। देखिए परसेंटेज में जो हमने क्लास ली थी उसमें परसेंटेज की एक टेबल बनवाई थी बाकायदे, है ना। तो आप ये देखेंगे कि 25 और 20 ऊपर नीचे हैं। इस तरह का अगर क्वेश्चन हो 25 33 सही 1/3% ऊपर अंकित करके 25% छूट दे दे, 25% ऊपर अंकित करके 20% छूट दे दे, 20% के ऊपर अंकित करके 16 सही 2/3% की छूट दे दे, 16 सही 2/3% ऊपर अंकित करके 14 सही 2/7% छूट दे दे, तो मामला बराबर हो जाता है। जितने में क्रैक किया था उतने पे ही लौट आएगा वो वापस। दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पर इसको ऐसे समझो कि मान लीजिए कि अगर ये जो सामान ले रहा है 25% ऊपर अंकित करता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 25% ऊपर अंकित करके, मान लीजिए 1000 रुपये की कोई चीज़ है, 1000 रुपये को 25% ऊपर अंकित करेगा तो 125% पे अंकित करेगा। और आपको मालूम है ये हो गया जाकर के कितना, 1250। और फिर ये 1250 जो आया है जो अंकित मूल्य, इस अंकित मूल्य के बारे में आप लोग जानते हो कि इसके बाद में क्या कर रहा है, 20% छूट दे रहा है। तो इसका मतलब है जो सेलिंग प्राइस होगा, जो विक्रय मूल्य होगा, ये हमने क्या माना है, ये कॉस्ट प्राइस माना है, ठीक। अगर आप सेलिंग प्राइस की बात करो, जो विक्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, 1250 जो आप देख रहे हो ना, इस पर इसने 20% की छूट दे दी है, तो 80% में बेचा होगा।
और आपको मालूम है 125 इंटू 8 कितना होता है, वापस 1000, यानी जितना क्रय मूल्य था उतने पे लौट आया। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अब क्या करता है कि 1 किलोग्राम के बजाय 900 ग्राम के भाट का प्रयोग करता है। 1 किलोग्राम देना चाहिए तो 900 ग्राम देता है। मतलब कहने का है कि अगर 1000 ग्राम चीज़ है या 1000 रुपये की चीज़ है तो 1000 रुपये की चीज़ वो तौलता है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो 900 ग्राम देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1000 रुपये लिए हैं उसने, उसके बदले में 900 रुपये की चीज़ दी है उसने, और इसका मतलब आप देख सकते हो यहाँ से 100 रुपया कमाया है उसने। 900 ग्राम चीज़ दी है, 1000 रुपये ले लिए, 100 कमा लिया। 100 की कमाई हुई है किस पर? 100 की कमाई हुई है 900 पर, तो परसेंटेज में कितना कमाया होगा इंटू 100%, यही इसका प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा। और आप देखोगे कि 100/9 कितना होता है। 100/9 का मतलब होता है 11 सही 1/9, 11 होल नंबर 1/9। लेकिन जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम लोग चलेंगे तो हम कहेंगे 99, फिर 0.1 यानी 11.11%। ये आपका आंसर बन रहा है 11.11% ए वाला। ठीक है, पहले वाले में सी वाला ऑप्शन करेक्ट था, दूसरे वाले में ए वाला ऑप्शन करेक्ट है। तीसरे वाले में आइए, एक त्रिकोण में भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर, अन्य दो भुजाओं की लंबाई के बीच का अंतर 1 सेंटीमीटर, त्रिकोण की परिधि। परिधि वैसे जो होता है वो कर्विलीनियर फिगर्स के लिए यूज़ होता है। ठीक है ना, कर्विलीनियर फिगर्स का मतलब ये वक्राकार पृष्ठ अगर हुआ तो वहाँ पे शब्द होता है, यूज़ होता है परिधि, और अदरवाइज हम लोग यूज़ करते हैं परिमाप अगर स्ट्रेट लाइन्स हों तो। खैर इन्होंने परिधि लिखा है, कोई मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट एक ही है। परिधि का मतलब होता है आउटर बाउंड्री। आउटर बाउंड्री अगर 90 सेंटीमीटर की हो, इसका मतलब है कि अगर 3 भुजाएं होंगी, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों भुजाएं ये कुल मिलाकर 90 सेंटीमीटर की हुई, और इसमें से आपको मालूम है कि एक भुजा की लंबाई आपको बताई जा रही है 9 सेंटीमीटर। चलो हमने कहा भाई साहब 9 सेंटीमीटर ये वाली हो गई, तो बी प्लस सी के बारे में आपको पता चल जाएगा कि जो बी प्लस सी है वो साहब कितना है, वो 90 में से 9 माइनस करके 81, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, 81 हो गया। ठीक है, तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन है। तो ये तीसरे क्वेश्चन पे बी प्लस सी की वैल्यू आपको 81 मिल गई। अच्छा, फिर उसने क्या कह दिया, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन था पिछले वाले पेपर में, और लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको। अब ये जो बोल रहा है अन्य दो भुजाओं के बीच की लंबाई का अंतर वो 1 है, यानी बी माइनस सी जो होगा वो 1 होगा। तो ये साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन आपको दिखाई दे रही है ना। तो यहाँ पर जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन लिखना, बी की वैल्यू निकालने के लिए इनको जोड़कर बटे 2, सी की वैल्यू निकालने के लिए इनको घटाकर बटे 2, पढ़ाया हुआ मैंने। वैसे क्या करोगे, कट जाएगा, 2b बराबर 81 और 1 82, तो b बराबर 82/2। आपने क्या कहा, b इन दोनों को जोड़कर बटे 2, c इन दोनों का डिफरेंस बटे 2, यानी यहाँ वैल्यू मिल गई 41 और यहाँ वैल्यू मिल गई 40। आप देख सकते हो 41 और 40 81 होता है, और उनका डिफरेंस जो है वो 1 के बराबर होता है। बात समझ में आ गई होगी। पूछा क्या है देख लेते हैं। हाँ, पूछ रहा है उसके क्षेत्रफल का पता लगाया, बस इसी बात का तो डर था। अब क्षेत्रफल पता लगाने के लिए हमको यूज़ करना है क्या, हीरोन्स फार्मूला। हीरोन्स फार्मूला वही बड़ा पुराना वाला है। तो इसमें आप करते हैं a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको 90 पता है, और 90 का आधा कितना हो गया भाई, 45। अब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हो कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है अंडर रूट एस एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये वाली वैल्यूज, ये वाला जो फॉर्मूला यूज़ करेंगे आप। तो देखिए 45 में से पहली भुजा, एक भुजा की लंबाई आपको ऑलरेडी 9 दी हुई थी ना, तो एस माइनस ए, यानी आपने 45 में से 9 घटाया तो आपको मिल जाएगा 36। एस माइनस ए करने, सॉरी एस लिखना भूल गया मैं भाई, 45 गुणे 36 गुणे एस माइनस बी, तो आप 45 में से 41 घटा दीजिए, क्या मिल गया 4। एस माइनस सी, तो आप यहाँ पर जो सी है इसमें 45 में से 40 घटा दीजिए, कितना मिल गया 5। ये पूरी वैल्यूज़ को देखते जाइए। अब इसको हम लोगों ने क्या करना है, परफेक्ट स्क्वायर के हिसाब से 45 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 9 45, 5 9 ये परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए। 36 एक परफेक्ट स्क्वायर है, लिखा रहने दो। 4 परफेक्ट स्क्वायर लिखा रहने दो। 5 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन जोड़ा बन गया है 5 और 5 का, बाकी सब परफेक्ट स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लिख दो। 5 और 5 के जोड़े के हिसाब से 5 बाहर आ गया, अंडर रूट हट गया। 9 के हिसाब से 3, 36 के हिसाब से 6 और 4 के हिसाब से 2 जब आपने लिखा तो 6 त्रिक 18 और 5 दूनी 10, 180 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। वर्ग मीटर या सेंटीमीटर दिया हो तो वर्ग सेंटीमीटर है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपका ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या हुआ। एक कंपनी में काम करने वाले पुरुष कर्मचारी और महिला कर्मचारियों का अनुपात 7/6 है। कंपनी में काम कर रहे पुरुष कर्मचारियों की संख्या चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन है। अब देखिए यहाँ नंबर सिस्टम भी जोड़ दिया ना इन्होंने, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बात करते करते नंबर सिस्टम की बात जोड़ दी। नंबर सिस्टम अगर आपको क्लियर नहीं है तो फिर दिक्कत होगी। चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं भाई, सबसे छोटी है 2, एक ना भाज्य है ना अभाज्य है, 0 किसी गिनती में नहीं आता, और 2 से शुरू करोगे, अगला है 3, अगला है 5, फिर 6 नहीं, कौन आ जाएगा 7। तो 2 3 5 7,
चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी हो गई? 7 हो गई। चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन, और आप देखो यहाँ पे क्यूब, नंबर सिस्टम के साथ में क्यूब्स और क्यूब रूट भी आ गया। अब यहाँ पर हमको 7 × 7 × 7 करना है ना, यानी कि जो कर्मचारियों की संख्या आपको दी हुई है 7 समन्वय 6, इसमें से ये वाला हिस्सा है 343, तो चौथी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का घन यानी 343। तो दूसरी वाली संख्या कितनी होगी? ये 343 बेटा 7 में 49 का गुणा करके मिलता है, तो इधर भी 6 में 49 का गुणा कर दिया जाए, हमारा आंसर आ जाएगा। खैर नहीं समझे हो तो ऐसे लिख लो कि 7 रेशियो की औकात अगर 343 के बराबर है तो 6 रेशियो की औकात बराबर होगी 343/7 × 6। ये तो यूनिटरी मेथड है यार, इसका हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे, करते हैं और करते रहेंगे, क्योंकि सबसे आसान तरीका है। तो भैया ये जो होगा ये 7 × 4 = 28, 7 × 9 = 63, 49 बार जाएगा। अरे क्यूब है, बटे में सिंगल पावर है तो स्क्वायर बचेगा, सीधी सी बात है ना। अब 49 × 6 करना है तो 50 × 6 कर लो, 50 × 6 करते तो 6 × 5 = 30, 300 आता, और उसमें से 6 कम कर लो, 300 में से 6 कम करोगे तो 294, 294 आपका आंसर आ जाएगा। ये वाला आपका ऑप्शन आ रहा है। अरे कुल कर्मचारी की संख्या पूछ रहा है, लो लफड़ा हो गया। अब यहाँ पर हमको 6 रेशियो ने निकाल के, अब चाहो तो इन दोनों को जोड़ दो, लेकिन अगली बात मैं यहीं पर जोड़ दूं, ये तब है जब हम महिला कर्मचारियों की बात कर रहे हैं। अगर पूरा बात करता तो ये कहता कि 7 रेशियो बराबर 343 है, तो 7 और 6 13 रेशियो हैं टोटल कर्मचारी, तो 13 रेशियो बराबर होगा 343/7 × 13, ये हो गया 49। कंडीशन फिर वही है, 50 × 13 करके 650 कर लो, उसमें से 13 कम कर लो, वो आपकी मर्जी है। हम दूसरी बात करने जा रहे हैं यहाँ पर, सीधे पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 13 × 9 = 117, 117 में हमने ले लिया 7, हासिल ले लिया 11, 13 × 4 = 52, 53, 63। तो ये आ गया हमारा आंसर 637, 637, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आता जा रहा होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते, थोड़ी सी जगह और बची है, फिर साफ करके आगे बढ़ेंगे। एक बर्तन में स्पिरिट और पानी का अनुपात दिया हुआ है 4 समन्वय 3, 4:3, ले लिया भाई। अब कह रहा है कि इस बर्तन में 5 लीटर स्पिरिट और 5 लीटर पानी मिला दिया जाता है, दोनों को 5-5 लीटर बढ़ाया जा रहा है, तो स्पिरिट और पानी का अनुपात हो जाता है 5-4, 5-4। ऐसा कब हुआ भाई? जब इधर भी 5 लीटर बढ़ाया गया और इधर भी 5 लीटर बढ़ाया गया, दोनों तरफ 5-5 लीटर बढ़ाने के बाद में 4 से 5 हो गया, 3 से 4 हो गया, माने वृद्धि कितनी हुई? 1 रेशियो की। तो 1 रेशियो हम कह सकते हैं ना 5 लीटर के बराबर है। 5 लीटर की वजह से वृद्धि दोनों तरफ कितनी की हो गई? 1 रेशियो की। अब बर्तन में पानी की प्रारंभिक मात्रा, तो पहले बोला गया है स्पिरिट और फिर बोला गया है पानी, यानी ये थी स्पिरिट, ये था पानी, तो 3 रेशियो 1 रेशियो बराबर है 5 लीटर के, तो 3 रेशियो बराबर रहा होगा 5-15 लीटर के। काम खत्म हो गया, 5 क्वेश्चंस हो गए आपके। इनको रिव्यू कीजिए, हम इसको हटा के कुछ और क्वेश्चंस लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 का स्क्वायर प्लस 1 और 2 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब का कितना प्रतिशत है? 7 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो बेटा? 7 के स्क्वायर प्लस 1 को हम कहेंगे 49 और 1 यानी 50। अब ये 50 के बारे में आपसे पूछ रहा है, ये आपका अगला क्वेश्चन है। 50 के बारे में पूछ रहा है कि जो 50 है ये 2 के क्यूब गुणे 5 के क्यूब। अभी देखो 2 का क्यूब और 5 का क्यूब, 2 और 5 होते हैं तो 10 होता है, 2 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 100 होता है, और 2 का क्यूब 5 का क्यूब 1000 होता है। सिंपल सी बात है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि ये जो 50 है ये 1000 का कितना परसेंट? कोई बुरी बात नहीं पूछी यार इसने, तो इंटू 100% कर दिया हमने। 2 0 से 2 0 इधर खत्म हो गया, 0 0 खत्म हो गया, आंसर आ गया आपका 5%। अगले पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या बोला? अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा मान आना चाहिए, और वैल्यूज़ क्या दी हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेना। 4 सही 3/5 दिया है, और 5 सही 1/3 दिया है, और 2 सही 2/5 दिया है। ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पिछले वाले पेपर में भी था। 6 सही 2/3 दिया हुआ है, बराबर पूछ रहा है कितना। तो अब आप ये देखो कि 4 पूरा पहले तो जोड़ डालो, पूरा जोड़ लो। 6 2 8, 8 5 13, 13 4 19 हो गया ये। अब उसके बाद में जो टुकड़े हैं उनको जोड़ लो। देखो 3/5 और 2/5 ये 1 हो गया, और 1/3 और 2/3 ये भी 1 हो गया। तो ये सब जो पूरे थे, ये पूरे किसके बराबर थे भाई? ये पूरे कुल मिला के 19 के बराबर थे। 19 + 1 + 1 कितना हो गया? 21 हो गया। यही आपका आंसर हो गया।
अब आ जाओ अगले क्वेश्चन। आ जा रहा, उंगली सही से नहीं बन रही हमसे, इतनी प्रैक्टिस की हमने उंगली बनाने, कैसे नहीं बनेगी। अगला क्वेश्चन, 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक ट्रेन एक खड़े हुए व्यक्ति को 8 सेकंड में पार कर जाती है। उसी गति से 15 सेकंड में एक सुरंग को पार करती है। मीटर में सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए। बड़ी सिंपल सी बात है यार, इसमें पूरा हम कोई कभी भी क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि अगर 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई ट्रेन चल रही है और एक व्यक्ति को या किसी खंभे को पार कर रही है 8 सेकंड में, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो अपनी लंबाई 8 सेकंड में पार करती है और 15 सेकंड में सुरंग को पार करती है, तो अपनी लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई पार करती है। 15 सेकंड में वो क्या पार करती है? 15 सेकंड वो पार करती है अपनी और सुरंग दोनों की, अपनी लंबाई पार करने में। 15 में से अपनी लंबाई पार करने में तो उसको 8 सेकंड लग ही जाते हैं ना, केवल सुरंग को पार करने में उसको 7 सेकंड लगने चाहिए। अब बात सीधे से ये देख लो कि ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 180 गुणे 5/18 मीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलना जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये हमको उत्तर मिला है सेकंड्स में। तो सेकंड 7 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी आप देख सकते हो। 7 × 5 = 35 दहम 350 मीटर लंबी सुरंग होगी, बात खत्म हो गई। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि हम पहले ही टाइम का डिफरेंस निकाल लेंगे, कोई इक्वेशन नहीं बनाएंगे, धीरे से अपना आंसर पहुंच जाएंगे। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन यहीं पे देख लें। कह रहा है कि डाटा समुच्चय का माध्य और माध्यिका क्या है। माध्य और माध्यिका बेटा आपको बतानी है। माध्य क्या होता है? एवरेज। माध्य जो हम लोग निकालते हैं ना, इसका मतलब होता है वैसे तो मीन, लेकिन हम लोग इसको किस तरह से निकालते हैं, जैसे एवरेज होता है। एवरेज का मतलब माध्य, माध्य मतलब मीन, वही चीज़ है। ठीक है, तो माध्य निकालना और माध्यिका निकालने का मतलब क्या बताया गया था? माध्यिका निकालने का मतलब आपको बताया था इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लीजिएगा। अच्छा एक काम करते हैं, इस तरह के क्वेश्चन जहाँ डाटा समुच्चय दिया हुआ हो, आपको डेटा सेट जब भी दिया हुआ हो उसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर ही लेना। ठीक है, तो इसको आदत में डाल लो, संस्कारों में ले लो। तो हम इसमें अगर हम कहें कि इसका असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, आरोही क्रम सबसे छोटा कौन है? 8, उससे बड़ा कौन है? 9, उससे बड़ा हमको दिखाई दे रहा 15, फिर उससे बड़ा है 16, फिर उससे बड़ा है 20, फिर 22 और फिर सबसे बड़ा है 50। गिनती करो उनकी, 1 2 3 4 5 6 7। तो बीच वाला जो टर्म होगा ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी माध्यिका। माध्यिका आपको पता चल गई साहब, माध्यिका कितनी है? 16, बीच वाला टर्म 16। वैसे करके फॉर्मूला जानना चाहते हो, जितना भी दिया हो अगर वो ऑड नंबर है तो हम लोग बोल लेते हैं n+1/2 वहाँ पद। अब इवन आएगा जब कभी तो इवन वाला फॉर्मूला भी बता दूंगा। यहाँ पे क्या करोगे? n+1/2 पद किसके लिए? माध्यिका के लिए, मीडियन के लिए। हिंदी में लिख दे भाई, माध्यिका के लिए। माध्यिका के लिए आपको क्या करना होता है? n+1/2 वहाँ पद जब इनकी संख्या, पदों की संख्या विषम हो, ऑड हो, तो ऑड नंबर्स के हिसाब से n+1/2 वहाँ पद लोगे। इवन हो तो अभी आएगा आगे किसी और एग्जाम में, जैसे किसी और पेपर का सेट करवाएंगे वहाँ इवन भी दिया हुआ है, वो बताऊंगा आपको। चलिए इसको देख लीजिए आप। ये निकालने के लिए आप क्या करोगे? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 7, 7+1/2 यानी 8+8/2 का मतलब हुआ 4, चौथा पद। तो जो फोर्थ टर्म होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ टर्म पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। वैसे भी देख लो जो बीच में होगा वही। ठीक, इस तरह से आप अपना आंसर निकाल लोगे। और फिर क्या आ गया था? अच्छा माध्य। हाँ, माध्य भी बताना था, यानी इसका एवरेज बताना था। सीधे जोड़ के तरीके और भी हैं, जब एवरेज पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि 16 ही मान लो, ये जितना कम है उसको कम, ज़्यादा है उसको प्लस लगाओ, जो कम है उसको माइनस लिखो, प्लस माइनस बैलेंस कर दो, आंसर आ जाता है। लेकिन वो बात की बात है। अभी ऐसे सिंपल कर रहे हैं हम। 8 9 17, 17 और 15 हो गया 32, 32 और 16 हो गया 48, 48 और 20 हो गया 68, 68 और 22, 68, 69, 70, 90, 90 और 50 हो गया 140। 140 बटे पदों की संख्या कितनी है यहाँ लिख देते भाई, है ना। एवरेज निकाल रहे हैं आप, मीन निकाल रहे हैं, माध्य निकाल रहे हैं। माध्य के लिए सबको जोड़ा आपने, 140 आया, संख्या है 7 तो 7 दूनी 14, माध्य हो गया 20। तो माध्य आया है 20 और माध्यिका आई है चौथा टर्म यानी 16, 20,16 ये हमारा आंसर हो गया। तो 20,16 वाला ऑप्शन कौन सा भाई? 20,16 सी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नीचे दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अगला, तो नीचे दिए गए समीकरण में x का मान ज्ञात कीजिए। समीकरण क्या दिया है भैया? 17 × 23 करते चले जाइए। 17 × 23 प्लस 16 भागे घनमूल किसका? 64 का, 64 का घनमूल, और उसमें से माइनस करना है 156 और बताना है x की वैल्यू। x बराबर ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले भाग देते हैं।
और उससे भी पहले ब्रैकेट, तो ये एक तरह के क्यूब रूट लगा हुआ है, तो ब्रैकेट ये भाई 17 गुणे 23 आप करोगे और उसके साथ में लिखोगे प्लस 16 भागे 16 को भाग दे दो किससे, क्यूब रूट, 4 चौक 16 चौक 64, यानी कि 16 भागे 4 माइनस 156 एक्स बराबर। तो ये अब क्या करना है, अब डिवाइड करना है, तो उसका जब डिवाइड करोगे तो 17 गुणे 23 प्लस 16 भागे 4 का मतलब हो गया 4 माइनस 156। अब गुणा कर लो, तो 17 तिया 51, 5 लगा लो, 17 दूनी 34, 5 39, 391 प्लस 4 हो गया 395 और माइनस 56। यानी 395 को जब आप माइनस करोगे 156 से तो आपका आंसर आएगा 15 माइनस 6 यानी 9। मार्कर धोखा दे रहा भाई, एक और ले लें। हाँ, तो 15 माइनस 6 कर दिया, हो गया 9, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, आंसर हो गया 239 यानी 239। 239 आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और आ सकता है इतने में। चलो भाई, जगह कम थी, थोड़ा सा जगह हो गई है, तो देख लिया जाए। राजा, रवि और कुमार, है ना। तो राजा है, पूरा नाम लिखना पड़ेगा क्योंकि यार राजा और रवि जो है तुला राशि हैं दोनों, है इस चक्कर में। राजा, रवि और कुमार। कुमार को तो चलो के यू है, मैं खाली के लिख के भी काम चलाए थे, कोई बात नहीं थी। यहाँ पर क्या है, राजा, रवि और कुमार है, वो 12 दिन 15 दिन और 3 दिन में किसी काम को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पिछले वाले पेपर में भी था। तो 12, 15 और 30 के हिसाब से हमने क्या किया, 60 कुल्हड़ बनाने का काम मान लिया। राजा जो है वो 5 कुल्हड़ बनाएगा, रवि 4 कुल्हड़ बनाएगा और कुमार जो है 3 दूनी 6। ठीक है, कुल्हड़ बना रहे हैं। तो ये कुल्हड़ बनाते बनाते क्या होगा सोचिए। ठीक है भाई, रवि और कुमार ये लास्ट दिन, सेकंड लास्ट, थर्ड लास्ट, फोर्थ लास्ट, फिफ्थ लास्ट। रवि और कुमार, ये रवि जा चुका है, रवि जा चुका है मतलब कुमार है और राजा तो है ही। अब यहाँ कुमार भी जा चुका है मतलब इस दिन केवल राजा है। तो अब राजा की अगर बात करें तो राजा की बेटा हैसियत है 5 कुल्हड़ बनाने की और लास्ट के 4 दिन में उसने 4 पंजे 20 बना डाले। 20 बना लिए हैं 60 में से, तो बचेंगे कितने, 40। ठीक है, कुमार और राजा एक साथ मिलके देखो, राजा और कुमार अगर मिल जाए तो 5 और 2 7 कुल्हड़ और बन गए, बचे कितने, 33। और ये वो होंगे जो इन सब ने मिलकर बनाए होंगे, राजा भी है, रवि भी है, कुमार भी है। तो अगर मिल जाते तो 5 4 9 तो 11 कुल्हड़ बनाते हैं एक दिन में। 33 बनाने में इनको 3 दिन लगे, मतलब 1 2 3 दिन तक इन लोगों ने साथ में काम किया। फिर रवि छोड़ गया, कुमार और राजा ने काम किया, फिर कुमार छोड़ गया, राजा ने काम किया। ठीक है, इतनी बात सब लोग समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पर आप ये देखें कि कुमार ने जो टोटल काम किया है वो कितने दिन किया, रवि ने कितने दिन किया, राजा ने कितने दिन किया। तो राजा ने 3 और 5, अभी काम टोटल हमको समझ में आ गया ना, 8 दिन तक चला होगा। तो हमको ये पता है कि राजा ने 5 कुल्हड़ 8 दिन तक बनाए, 5 कुल्हड़ 8 दिन तक बनाए। किसने, राजा ने। फिर दूसरे नंबर पर कौन है भाई, रवि। रवि ने क्या किया, रवि ने किया यह है कि कुमार और राजा, रवि ने किया यह है कि 4 दिन तक, सॉरी 3 दिन तक 4 कुल्हड़ बनाए हैं। और फिर कौन है, राजा हो गया, रवि हो गया, फिर कौन है भाई, कुमार। कुमार ने क्या किया, कुमार ने 2 कुल्हड़ बनाए हैं और कितने दिन तक बनाए हैं, कुमार ने 2 कुल्हड़ बनाए हैं 5 दिन तक। कुमार ने 2 कुल्हड़ बनाए बेटा 4 दिन तक, है ना, 5 दिन तक नहीं 4 दिन तक बनाए। तो इस हिसाब से अगर इसको रिड्यूस कर ले तो 4 4 और 2, 5 दूनी 10, 3 और 2, टोटल 15 रेशियो आ गए। 15 रेशियो काम हुआ है, जिसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा किसका है, राजा का, दूसरे नंबर पर रवि और तीसरे नंबर कुमार। 15 रेशियो काम हुआ है तो 1500 रुपये मिले हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि हमसे पूछा क्या, इसने पूछा है राजा और रवि के लिए कुल राशि कितनी है। तो राजा और रवि 10 और 3 13 रेशियो, 15 रेशियो बराबर 1500, 13 रेशियो बराबर 1300, 1300 रुपये मिलेंगे राजा और रवि को। समझ में आ गया होगा। ठीक, एक क्वेश्चन और लीजिए। एक बर्तन जिसमें 80 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है, उसमें पानी की मात्रा 25% है। 80 लीटर में पानी की मात्रा 25% है, इसका मतलब क्या निकालोगे आप कि 1/4 पानी है। तो अगर हम बात करें पानी की तो पानी हो गया 20 और दूध कितना हो गया, दूध हो गया 60। ठीक है ना, 25% पानी तो 20 और 60। पानी और दूध दोनों निकलेंगे तो वो उसी रेशियो में निकलेंगे जिस रेशियो में पहले से थे। इस चीज़ को ध्यान रखना कि पानी और दूध जिस रेशियो में थे वो रेशियो था 1 और 3 का। तो 1 और 3 के ही रेशियो में पानी और दूध निकलेगा। यानी देखिए कितना है, 3 और 1 4 रेशियो हैं और वो निकालता कितना है, 8 लीटर। तो अपने आप समझ जाना कि एक रेशियो का मतलब हुआ 2 लीटर।
ठीक है। तो अगर 8 लीटर उसने निकाला है तो एक रेशियो का मतलब 2 लीटर के हिसाब से उसने क्या किया होगा, इधर तो पानी 2 लीटर निकल गया और इधर दूध निकल गया है 3 रेशियो 3 दूनी 6 रेशियो, 6 दूध निकल गया। अब पानी 2 निकल गया तो बचा कितना 18, दूध निकल गया तो बचा कितना, दूध 6 निकल गया तो बचा कितना 54। और उसके बाद में इसने बेटा क्या किया, उसके बाद में इसने किया ये है कि 8 लीटर शुद्ध पानी डाल दिया है तो 8 लीटर पानी इसने और मिला दिया, ठीक है। तो 18 और 8 कितना, 18 8 26 है ना, 26 और 54 होगा तो वही 80 लीटर का, लेकिन उसमें से 26 लीटर जो होगा ये हो गया पानी, 54 में से 26 है पानी। परसेंटेज में कितने परसेंट है पानी, ये बात हमसे पूछी जा रही है। तो चलो भाई परसेंटेज निकाल लो, 260/8 130/4 और 130/4 मतलब 4 तिहाई 12, 4 दूनी 8, इसको हम लोग फिर से कर सकते हैं, 2 दूनी 4 2 पंजे 10, 65/2 65/2 डी ऑप्शन, ठीक है। तो 32.5 जो है ये यहाँ पर पानी का प्रतिशत आ गया। अगला क्वेश्चन कहाँ कर दें भाई, यहाँ पे कर लेते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने नहीं किसी वर्ष में 29 अक्टूबर को शनिवार पड़ता है, उसी वर्ष 29 नवंबर को कौन सा दिन होगा। अच्छा 29 अक्टूबर से 29 नवंबर, अक्टूबर जो होता है वो 31 दिन का होता है, नवंबर 30 दिन का होता है, तो 31 दिन हुए टोटल। 29 अक्टूबर से 29 नवंबर तक कितने दिन हुए, 31 दिन हुए। और अगर 7 से भाग दे तो 7 चौक 28, 4 हफ्ते हो गए पूरे पूरे। कितना निकला भाई इसमें, 4 हफ्ते और 28 और 3 दिन, 4 वीक 3 डेज। तो 4 हफ्ते तो उसको वहीं पे पहुंचा देंगे। डिवाइड अगर 7 से करते हो आप तो जिस दिन से चले उसी दिन से, अगर ये पूरा डिविजिबल बाय 7 होता तो उसी दिन पे पहुंचते आप, जिस दिन की शुरुआत है, शनिवार है शनिवार ही पहुंचते। लेकिन 3 दिन ज़्यादा हैं तो शनिवार से 3 दिन आगे, शनिवार से इतवार सोमवार मंगलवार, 3 दिन ज़्यादा यानी दिन होगा मंगलवार। आंसर आ गया। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हम लोग पिछले वाले वीडियो में भी कर चुके हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 3600 रुपये के 2 खिलौने ए और बी खरीदता है, खिलौना ए 20% और खिलौना बी को 50% लाभ पर बेचता है, ठीक है। अगर आप खिलौने ए को और खिलौने बी को, मान लें खिलौना ए रुपए का है, खिलौना बी रुपए का है, खिलौने ए को 20% प्रॉफिट पर बेचोगे तो 120% में, और बी को 50% तो 150% में बेचोगे। इतनी बात समझ गए होगे। अब उसने अगली बात क्या कह दिया आपको कि दोनों खिलौनों का बिक्री मूल्य बराबर है, ये बिक्री मूल्य हो गया बराबर। बिक्री मूल्य बराबर हो गया मतलब क्या हुआ, ए बटे बी बराबर कितना हो गया, देखो आप, ए बटे बी का मतलब हुआ 150/120, यानी हम इसको 30 से काट दें तो 3 5 15 3 चौक 12, ए है 5 बी है 4। समझ में आ गया होगा। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 9 रेशियो हैं और वो बराबर हैं 3600 के, तो हर एक रेशियो अपने आप में बराबर है 400 रुपये के। तो खिलौना ए हुआ 4 पंजे 20, 2000 का, और खिलौना बी हो गया 4 चौक 1600 रुपये का। इतनी बात सब लोग समझ में आ गई ना। एक रेशियो अगर 400 के बराबर तो 5 रेशियो 2000 और 4 रेशियो का मतलब हुआ 1600। अगली शर्त क्या कह रही है, अगली शर्त कह रही है यदि वह खिलौने ए को 50%, खिलौने बी को 20% लाभ पर बेचता तो खिलौने बी का बिक्री मूल्य कितना होता। तो ए से तो कोई मतलब है नहीं, खिलौने बी के बारे में पता है कितने का है, 1600 का, और 1600 का खिलौना अगर वो बेचता 20% प्रॉफिट पर तो 120% में बेचता। तो बी का जो सेलिंग प्राइस है वो सेलिंग प्राइस आपको मिल जाता कितना, 2 जीरो से 2 जीरो भैया ख़त्म कर लो, 16 दूनी 32 का 2, 3 हो गया, 16 कम 16 और 3 1920 रुपये, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। ये हो गया 94। अब आता है अगला क्वेश्चन, इसको भी यहीं देख लेते हैं, कैलेंडर का है ये भी। यहाँ पर बोला गया वर्ष 2016 में 5 अगस्त को सोमवार पड़ता है, 5 अगस्त को सोमवार पड़ता है, तो ऐसे ही एक साल अगर आगे बढ़ जाओ तो हो गया मंगलवार। नहीं 2016 का मतलब हुआ लीप ईयर, है ना। तो लीप ईयर होने की वजह से सन 2016 से 17 में, जब आप 2017 में आओगे, इसको लिख लेते हैं 2017 18 19 20, 2017 2018 2019 2020, ठीक है। 2017 में बेटा आपको एडिशनल डेज कितने मिलेंगे, क्योंकि लीप ईयर 2016 लीप ईयर था तो 2017 में प्लस 2 दिन आगे बढ़ जाएगा। 18 लीप ईयर नहीं है, 1 दिन आगे बढ़ेगा। 19 लीप ईयर नहीं, 1 दिन आगे बढ़ेगा। 20 लीप ईयर है, 2 दिन आगे बढ़ेगा। टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया यहाँ पर हमारे पास में 6 दिन। 6 दिन आगे बढ़ जाओ। 6 दिन आगे बढ़ने के बाद क्या होगा, तो जब आपको मालूम है कि सोमवार, तो सोमवार से 6 दिन आगे, 7 दिन आगे सोमवार ही पड़ता है, 6 दिन आगे इतवार पड़ेगा, रविवार। सी ऑप्शन है संडे, ठीक है। बहुत ही आसानी से चीज़ों को समझते चले जाइएगा।
और अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो हमको दिया हुआ है उसमें हमें बताया जा रहा है एक समीकरण दिया हुआ है कितना 4372 प्लस 7838। इसमें यही यार बड़ा लफड़ा होता है, अगर एक को गलत लिख गया तो मामला गया, है ना। और -4315 ऑफलाइन होगा तो आप लोगों से गड़बड़ नहीं होगी, क्योंकि ये सब तो पहले से ही लिखा होगा। बस इसमें जो करना है वो मैं बता दे रहा हूँ आपको। प्लस में हो गया 233 और फिर माइनस में हो गया 333 बराबर एक्स की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। ये पूरा सिस्टम आपके सामने आगे देखिए, ठीक। इस पूरे सिस्टम में अगर आपको एक्स की वैल्यू बतानी है बेटा, जो प्लस में लिए हुए उनको प्लस में ले लेना और जो माइनस लिए हुए उनको माइनस के साथ में ले लेना। एक साथ ही पूरा कैलकुलेट करते चले जाओ। मैं दिखा रहा हूँ आपको। 2 8 2 10 10 2 12 12 माइनस 5 किया 7 आ गया, 7 3 10 हो गया, 10 में से फिर 3 माइनस किया तो 7 आ गया। क्लियर हो गई कोई बात। फिर आ जाओ प्लस माइनस ऐसे करते चले जाओ। 7 7 3 10 10 2 12 12 में से 1 गया तो 11, ठीक है। 11 में +3 और -3 करोगे तो फिर 11। अब एक हासिल लेकर आगे बढ़े तो 3 3 और 1 4 हो गया, 4 8 12 12 और 3 15। अब देखिए माइनस का है 15 15 में से 3 जाएगा, 15 में 3 जाएगा तो 12 12 और 2 12 + 2 14 और 14 में 3 घटा दीजिए 11। फिर एक हासिल आ गया भाई, एक हासिल आ गया तो 4 और 1 5 5 7 12 और 12 में से 4 गया तो 8 8 1 1 7 आपका आंसर है इस वाले क्वेश्चन का। अब इसको थोड़ा साफ कर ले फिर बताते हैं अगले क्वेश्चन। अब ये दिया हुआ किसी संख्या का 40% दूसरी संख्या के 30% से 330 अधिक है। किसी संख्या, कोई संख्या होगी, अच्छा इसको एक लाइन लिख देते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। पता नहीं कौन सी संख्या है उसका 40% कोई दूसरी संख्या है उसके 30% से। तो कोई संख्या y ले ली है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी वो बात की बात है। कोई दूसरी संख्या y ले ली उसके 330 ज़्यादा है उसके 30% से, है ना, 330 ज़्यादा है। अब देखिए क्या कह रहा है, जो दूसरी संख्या है यानी जो y है अंतर दिया हुआ है, इस अंतर यानी 330 के 3 गुने से कितना अधिक बता रहा है, 3 कम बता रहा है, 3 गुने से 90 कम है। तो अगर इसका 3 गुना देखा जाए तो भाई 3 त्रिक 9 990 हुआ और उससे 90 कम, 990 से 90 कम, इसका मतलब है 900 है। दूसरी संख्या जो है वो 900 है, दूसरी संख्या 900 है। और पहली संख्या निकालनी है, नहीं अभी नहीं है, अभी पहली संख्या हम निकाल लें पहले। तो दूसरी संख्या अगर ये है तो पहली संख्या क्या होगी, x के 40% माइनस y यानी 900 के 30%, y यानी 900 का 30% निकाल लो भाई। 9 3 27 270 हो गया और उधर कौन है 330। इसका मतलब हुआ कि x का 40% जो है वो बराबर है 330 + 9 3 27 270, यानी x बराबर हो गया, इसको जोड़ दीजिए भैया, ये 27 और 33 हो गया 600 गुणे 100/40, ठीक है। यानी यहाँ से वैल्यू जो आपको मिल गई है वो 15 चौको 60 1500 मिल गई। तो एक संख्या थी 900, एक संख्या हो गई 1500। अब ये कहना क्या चाह रहा है, कहना ये चाह रहा है कि तो पहली संख्या के 4/5वें हिस्से का मान दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। तो पहली संख्या यानी 1500 का जो 4/5वां हिस्सा होगा वो दूसरी संख्या यानी 900 का कितना % है, ठीक। इस तरह से हम इसकी वैल्यू अगर निकालें तो ये हो गया हमारे पास में 5 3 15 3 चौक 12 और फिर 3 से काट दिए 100 बार और 3 त्रिक 9, 2 0 ख़त्म ही कर लेते हैं। तो हमको मिल रहा है 400/3 और 400/3 का मतलब हुआ 3 एकम 3 फिर 3 त्रिक 9 3 त्रिक 9 1/3%, 133 सही 1/3% यानी 133.3333 ये जो दिया हुआ ना ये आपका बी ऑप्शन ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन जो आपको दिया है क्या दिया भाई, अगला क्वेश्चन आपको दे रहा है किसी संख्या का 2/5 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ा जाता है। पता नहीं कौन सी संख्या है उसका 2/5वां हिस्सा उसी संख्या में जोड़ दो 210 मिलता है। चलो ये सॉल्व कर लेते हैं। तो 5x + 2x यानी 7x/5 अगर 210 है तो पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है मूल संख्या क्या है, x की वैल्यू पूछ रहा है। 210 में 5 का गुणा होगा और 7 से इसका भाग हो जाएगा, 7 × 21 5 × 15, मूल संख्या 150 है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ 150 मतलब बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 3 पुरुष प्रतिदिन 4 घंटे काम करते हुए 10 दिनों में एक काम को कर सकते हैं, तो 5 पुरुष प्रतिदिन कितने घंटे काम करके उसी काम को कर सकते हैं अगर वे 8 दिनों के लिए काम करें। तो M1D1 लगा दिया जाए। इसमें पुरुष कितना दिया हुआ है
फॉर्मूला आप सभी लोग जानते हो, मैं लिख देता हूँ M1D1T1 अपॉन W1 बराबर M2D2T2 अपॉन W2। वर्क, इसमें वर्क की काम की कोई बात नहीं की, इसलिए मैं फॉर्मूला ले लिया। 3 पुरुष हैं, प्रतिदिन काम करते हैं 4 घंटे और 10 दिन तक करते हैं। और आपसे बोला जा रहा है 5 पुरुष हैं, प्रतिदिन 8 दिन तक काम करें, तो भगवान जाने कितने घंटे। ठीक है, तो 5 8 40। देखिए 4 दाम 40, 5 8 40, एक्स बराबर कितना हो गया 3। इसका मतलब है कि वो कितने घंटे काम करेंगे, तो 3 घंटे। कितने घंटे के लिए काम करेंगे, प्रतिदिन 3 घंटे के लिए, यानी डी वाला ऑप्शन आपका आ गया। थोड़ी जगह भी बची है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। ये बोला गया है 343 मीटर क्यूब परिमाण का एक घन क्यूब एक गोले में पूरी तरह से समावृत है। गोले के परिमाण का पता लगा है। परिमाण नहीं, बेसिकली आयतन पूछ रहा है, ये यूनिट देख के पता चल रहा है। ये क्या जानना चाह रहा है, आयतन जानना चाह रहा है। अब समाहित कौन है, ये देखिए घन जो है वो गोले में पूरी तरह से। तो अगर एक गोला है, एक कोई गोला है, उस गोले के अंदर कोई घन है यार, कुछ इस तरह से होगा। कैसे बनाएं इसको, बड़ी समस्या है। बन तो रहा है, अगर आप समझ पाएँ तो। ऐसे कुछ, ठीक है, इस तरह से कहिए इसके अंदर पड़ा हुआ होगा। तो अब आप ये देखोगे, अगर ऊपर से ये जो हिस्सा होता है, ये स्क्वायर, ये एक वर्ग होता है ना, इस वर्ग के हिसाब से अगर आप समझो, एक मिनट में कलर चेंज कर देता हूँ, अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ वाले कोने को हम अगर उधर वाले कोने से मिला दें तो ये हो जाता है एक घन का विकर्ण। और ये जो घन का विकर्ण आप देख रहे हो ना, बीच से जो आर पार जा रहा है, ये घन आपको दिया हुआ है 343 मीटर क्यूब परिमाण दिया हुआ है, यानी वॉल्यूम, आयतन भुजा का क्यूब होता है, जो कि आपको दिया हुआ है 343। इसका मतलब जो भुजा होगी वो हो जाएगी क्यूब रूट 343, यानी कि 7। तो भुजा हो गई 7, इसकी एक भुजा 7 है। तो विकर्ण की लंबाई कितनी होती है, ये सब चीज़ें बेटा मेंसुरेशन में पढ़ाई जाती हैं, मेंसुरेशन में ही पढ़ाऊंगा। भुजा की लंबाई होती है, विकर्ण की लंबाई होती है भुजा √3, यानी 7√3। ये हो गया विकर्ण। और इसका मतलब है कि ये तो पूरा व्यास हो जाएगा ना, यहाँ से यहाँ तक जो रेड वाला आप देख रहे हो, ये होगा व्यास। ये व्यास होगा। अगर आप त्रिज्या निकालेंगे तो ये त्रिज्या कितनी होगी, ये होगी व्यास का आधा, यानी 7√3, विकर्ण का आधा अपॉन 2। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब पूछ रहा है कि गोले का आयतन बताएं, तो वही आयतन आप निकाल दो। आयतन का फॉर्मूला बेटा होता है 4/3 पाई r क्यूब। रेडियस आपने पता कर ली है, तो 4/3 पाई में ही दिया हुआ है। ऑप्शन देखो सब पाई में दिए हैं, इसलिए पाई की वैल्यू मत रखना। रेडियस आपने पता कर लिया है। क्यूब करोगे तो 7 × 7 × 7 करोगे, √3 × √3 × √3 हो गया 3√3। 3√3 बटे में 2 का क्यूब करोगे तो हो गया 8। इस 3 से ये 3 काट दो, 4 दूनी 8। ये हमको मिल गया 343 डिवाइडेड बाई 2√3। 343 डिवाइडेड बाई 2√3 या 343 डिवाइडेड बाई 2, ये दिया हुआ आपका बी वाला ऑप्शन। ठीक है, और आंसर किस में होगा, मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट क्यूब, जो भी दिया हो। तो मीटर में दिया हुआ है पहले वाला मीटर क्यूब में, तो ये भी वाला मीटर क्यूब में हो जाएगा। चलिए अब इसको साफ कर लेते हैं, फिर कुछ और क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन, एक कार दी हुई है, 2 कारें दी हुई हैं, कार ए और कार बी है ना। ए और बी की गति का अनुपात दिया हुआ है 3:5, 3:5 का अनुपात दिया हुआ है। अगर कार ए जो है 15 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है, गतियों का अनुपात दिया हुआ है कार ए और कार बी का। कार ए के बारे में बताया जा रहा है 450 किलोमीटर दूरी 15 घंटे में तय करती है, मतलब 15 या 45, ये हो गया 30। अच्छा, जिसकी वैल्यू 3 है वो है 30, तो जिसकी वैल्यू 5 है वो कितना होगा 50, यानी कार बी की स्पीड आपको मिल गई 50। समझ में आ रहा होगा, कार बी की स्पीड 50 मिल गई है। बोल रहा है कार बी द्वारा 2500 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 2500, स्पीड अभी अभी आपने निकाली कितनी 50, 2500 बटे 50 का मतलब हुआ 50-25 यानी 50। तो ये तय करने में 50 घंटे का समय लगेगा। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4850 और 4450 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक 4850 और 4450 का। बहुत ही सिंपल सा तरीका मैंने HCF और LCM वाले पार्ट में बता रखा है। आप इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस कितना हो गया 400। अब देखो 400 से डिविजिबल है, नहीं है। 100 से है, नहीं है।
अब क्या करें फिर, जब 100 से भी नहीं है तो ये देखो 50 से है, 50 से है ना। तो या तो 400, यानी जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस, या उसी डिफरेंस का कोई ना कोई मल्टीपल ही आपका आंसर होता है। और उस आंसर में जैसे 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, लेकिन बड़ा से बड़ा कौन है, जब 100 नहीं है तो 50 है। ठीक, तो बस यही आपका आंसर है। एचसीएफ कितना हो गया, 50 हो गया। इस पर बहुत सारी बातचीत मैंने एचसीएफ और एलसीएम वाले वीडियो में की हुई है, अगर आप लोगों ने देखी होंगी तो तुरंत इस बात को समझ गए होंगे, क्वेश्चन देखते ही कर भी लोगे। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का है शायद। 5500 के मूलधन को सालाना 3% की ब्याज दर पर 8 महीनों के लिए निवेशित किया जाता है। अच्छा देखो, 8 महीने का मतलब सालाना कितना हुआ, 8/12 साल हुए, और इसमें हम लोग ब्याज कितना दे रहे हैं, तो 3% का ब्याज दे रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 3 चौक 12 और 4 दूरी 8, ओवरऑल इंटरेस्ट बना 2%। ओवरऑल इंटरेस्ट बना 2%, किसका, 5500 रुपये का। तो बस यही ब्याज हो जाएगा। आप 5500 रुपये का 2% निकाल दो, 5500 का 2% कितना हुआ बेटा, 55 का दुगना 110 रुपये, यही हो गया आंसर, काम खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो संख्याएं x और y लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्तक क्रमशः 432 और 6 हैं, योग 102 है, x और y में क्या अंतर है। यहाँ पे अलजेब्रा है, क्वेश्चन एचसीएफ एलसीएम का लग रहा होगा, लेकिन बातचीत वही अलजेब्रा वाली लीजिएगा जरा। क्या अलजेब्रा वाली बातचीत, जैसे दो संख्या हैं, आपको मालूम है कि उनका योग आपको 102 दिया हुआ, दो संख्याएं x और y, योग दिया हुआ है 102, x माइनस वाई आपसे पूछा जा रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हो कि x माइनस वाई का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये क्या हो गया, चेक करके देख लो भाई। अगर आप करते हो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy तो रिजल्ट क्या मिलता है, इस पर ध्यान देना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस का 2xy, यानी x माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो इस वाली वैल्यू को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, x माइनस वाई के होल स्क्वायर के, वही तो लिखा है मैंने, समझ में आ रहा होगा। अब इसको हटा देते हैं और फिर से उस बात को देखिएगा। हाँ देखिए जरा क्या कहा हमने। अब यहाँ वैल्यू डालना शुरू कीजिए, उससे पहले x प्लस वाई आपको मालूम है कितना, 102, स्क्वायर निकाल लेंगे, स्क्वायर स्क्वायर रूट में आपको बता रखा है 4xy। अब आपको दिमाग में आएगा xy तो दिया ही नहीं हुआ है, xy भी दिया हुआ है। कैसे दिया हुआ है, क्योंकि आपको एलसीएम और एचसीएफ दिए हुए हैं। दो संख्याओं के बारे में बेटा अगर बात हो रही होती है तो उन दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट होता है वही उनके एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट होता है। यानी कि यहाँ पर एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट कितना हो गया, 432 और 6, 4 × 432 × 6। ठीक है, तो इस पे आप देखिए जरा, 102 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 है, अमीर है, अमीर को और अमीर बनाने वाली बात स्क्वायर स्क्वायर रूट में मैंने की है। 2 का स्क्वायर होता है 4, जीरो के साथ ले लो, 0 4, 2 अमीर है, 2 और अमीर कर दो, 102 और 2 104, तो 10404 ये मिल गया, माइनस 4 छंग 24, 24 दूनी 48, 4 ले लीजिए, 24 के यहाँ 72 और 4 76, 7 ले लीजिए, 24 चौक 96, 96 और 7, 96 प्लस 7 हो गया 103, 103। तो 68 भाई, 32 इधर से और 4 इधर से, यानी बच गया हमारे पास 36। x माइनस वाई का होल स्क्वायर बेटा 36 है, तो x माइनस वाई बराबर √36, यानी आंसर है 6। अंतर आपको मिल गया कितना, 6। सारे के सारे क्वेश्चन देखिए आपको सामने कैलकुलेट कर रहा हूँ। अब देखो यार, यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रहा है ग्राफ। ठीक है, इस ग्राफ में दिया हुआ है 5 अलग अलग महीनों के दौरान, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ठीक, 5 अलग अलग महीनों के दौरान 3 अलग अलग दुकानें ए बी और सी दुकान हैं, बेची जाने वाली छतरियों की संख्या को दर्शाता है। ध्यान से देखिए इसको, ये छतरियों की संख्या है। अगर वो पॉइंट नहीं हो पा रहा है, ये जो चतुर्भुज त्रिभुज और वृत्त बने हुए हैं, ये अगर सही से नहीं देख पा रहे तो नीचे साफ साफ लिखा भी हुआ है। ठीक है, ये मई में दुकान ए ने 200 छतरी बेची हैं, जून में 170, जुलाई में 230, अगस्त में 285 और सितंबर में 235 एंड सो ऑन। अब हम लोग सॉल्व करना शुरू करते हैं। मई के दौरान दुकान ए के द्वारा बेची जाने वाली छतरियों की संख्या और जून के दौरान दुकान सी द्वारा बेची जाने वाली छतरियों की संख्या का औसत क्या है। अब देखो, मई के दौरान दुकान ए की बात कर लो, दुकान ए की बात करोगे वो भी मई के दौरान, तो मई में दुकान ए ने कितनी छतरी बेची है बेटा, 200 छतरी बेची। ठीक, और दुकान सी ने जून में दुकान सी ने 240 छतरी बेची है।
तो 200 और 240 कुल मिला के हो गया 440, और औसत की बात की जाए तो बटे 2 कर लेना, आंसर हो गया 220। ये रहा आपका ग्राफ बेस्ड पहला क्वेश्चन। ग्राफ के बिहाफ पर पहला क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। आ जाओ दूसरा क्वेश्चन देख लो। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दूसरा क्वेश्चन कह रहा है यदि दुकान बी द्वारा मई महीने के दौरान बेची गई छतरियों की संख्या के मुकाबले अक्टूबर महीने, देखिए अक्टूबर यहाँ है नहीं, ये मत सोचना मिसप्रिंट है, एकदम सही है। अक्टूबर महीने के दौरान उसी दुकान द्वारा बेची गई छतरियों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाती है। तो मई में दुकान बी ने बेची है कितनी छतरी? 250। तो इसका मतलब ये होगा कि अक्टूबर में 250 से कितने परसेंट की वृद्धि हो जाए? 10%। 10% 250 का कितना हुआ? 1/10 यानी 25 और छतरी बेची हैं, तो 275, 275 हो गया। ठीक है, 275 अक्टूबर में। कब की? अक्टूबर में। और डाटा आपको सितंबर तक दिया हुआ है। आगे देखो क्या बोला, तो सितंबर माह के दौरान दुकान बी द्वारा बेची जाने वाली छतरियों की संख्या उसी दुकान से अक्टूबर महीने के दौरान बेची जाने वाली छतरियों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है? तो सितंबर माह में दुकान बी द्वारा बेची गई छतरियों की संख्या दी हुई है 260, और ये जो 260 है ये इस 275 का लगभग कितना परसेंट है, ये बात आपसे पूछी जा रही है। ठीक है, तो 25 का पहाड़ा पढ़ लो बेटा। 25 दूनी 25 इक्कम 25, 25 इक्कम 25, 11 बार, 25 चौके 100, 26 दूनी 52, और 52 का दुगना हो गया 104, 1040 बटे 11। तो 11 नविया 99, बच गया है 5, 11 चौक 94, फिर बच गया 5, 94 पॉइंट समथिंग, यानी 95 आपका आंसर आ गया है। 95%। कौन सा आंसर आपका सही हो गया? 106 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन। 107। अगला देखिए, लगातार कौन से 2 महीनों में सभी दुकानों की कुल मिलाकर बिक्री में अधिकतम अंतर है? अच्छा, अंतर का मतलब कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम नहीं होता। अंतर का मतलब डिफरेंस होता है, चाहे कम से ज़्यादा हो जाए चाहे ज़्यादा से कम हो जाए। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बार। तो सबसे पहले अगर हम मई से जून की बात कर लें, फिर जून से जुलाई की बात कर लें, फिर जुलाई से अगस्त की बात कर लें, फिर अगस्त से सितंबर की बात कर लें। बहुत पहले खोए हुए गुमनाम सिंगर हुआ करते थे अल्ताफ़ रजा, उनका एक गाना सुना होगा कि जुलाई में जो तुमने की बातचीत कुछ कम थे, आसमां पे बादल और मेरी आंखें फिर नम, और माहे अगस्त में जब बरसात हो रही थी। तो जुलाई से अगस्त में बरसात हो रही, छतरी की बिक्री ज़्यादा होनी चाहिए, बाकी पता नहीं भाई, डाटा के हिसाब से देखना पड़ेगा है। तो देखो मई से जून में अगर हम लोग आएँ तो 200 से 170 डिफरेंस आया 30 का। कम हो चाहे ज़्यादा हो, दोनों डिफरेंस लेना भाई। तो मई और जून यहाँ पे दुकान एक ही बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये डिफरेंस कितने का आ गया है? 30 का। फिर 250 से 200 यानी 50 का डिफरेंस, और फिर 225 से 40 यानी 15 का डिफरेंस। जून और जुलाई में देखो भाई, जून और जुलाई की बात करें तो 170 से 30 60 का डिफरेंस, 200 से 60 फिर 60 का डिफरेंस, और 240 से 290 50 का डिफरेंस। जुलाई से अगस्त के बीच में देखा जाए तो जुलाई से अगस्त में 230 से 285 55 का डिफरेंस, 260 से 190 70 का डिफरेंस, और 290 से 250 40 का डिफरेंस है। अगस्त से सितंबर के बीच में आ जाए 285 से 35 यानी 50, 190 से 260 यानी 70, और 250 से 285 यानी 35 का डिफरेंस। तो कुल मिलाकर अगर इन सबको जोड़ के देखा जाए तो यहाँ पे 7 5 12 155, 7 4 11 165, 6 6 12 5 17 170, और 5 3 8 और 1 9 खाली 95 है ना। तो इसका मतलब ये है सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस देखा गया वो जून से जुलाई के बीच में है। जुलाई में जो तुमने की बातचीत कुछ कम, वही वाला है। चलिए भाई, ये हो गया आपका ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। अब इसको बेटा साफ कर दें, फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखो बेटा, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा दुकानदार किसी वस्तु को अंकित कीमत पर 20% की छूट देता है और 25% लाभ मिलता है, जो कि 80 रुपये है। 25% का लाभ कितने का है? 80 रुपये का है ना। 25% लाभ है 80 रुपये का। तो बेचा कितने में होगा? सेलिंग प्राइस 125% रहा होगा ना। 100% निकालें फिर जोड़ें, 125% सीधे निकालो, तो ये 80 बटे 25 गुणे 125, यानी 25 पंजे 125 और 8 पंजे 40 यानी 400 रुपये। ये 400 रुपये भैया क्या आ गया? ये 400 रुपये आ गया सेलिंग प्राइस, और इस प्राइस में बेचने पर भी उसे 20% का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब अंकित मूल्य जो भी रहा था, मान लो 100 रुपये अंकित मूल्य था, 20% की छूट दे दी तो 80% में बेचा,
और 400 रुपये में बेचा तो अंकित मूल्य क्या था, 400 बटे 80 गुणे 100। सिंपल सी बातचीत समझ में आती जा रही होगी। तो 8 पंजे 40 और आ गया आंसर 500 रुपये। 500 रुपये आपको अंकित मूल्य मिल गया। अब पूछ रहा है छूट कितने की थी। 500 रुपये अंकित मूल्य वाली चीज़ बेची कितने में गई है, 400 रुपये में। इसका मतलब छूट कितने रुपए की दी गई है, 100 रुपये की। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो बाइक 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलते हुए एक ही स्थान से शुरू करके एक ही गंतव्य पर पहुंचते हैं। बाइक दूसरी बाइक से 15 मिनट अधिक लेती है, तो दूरी ज्ञात कीजिए। अच्छा देखिए, दो स्पीड्स अगर अलग अलग हैं तो सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में टाइम अलग अलग लगेगा। जिसकी स्पीड ज़्यादा है उसको टाइम कम लगेगा, जिसकी स्पीड कम है उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। ऐसे केसेस में हमेशा आप फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा। अगर डिस्टेंस निकालना हो या डिस्टेंस दिया हो कुछ और भी निकालना हो तो भी डिस्टेंस आप रखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू स्पीड्स। जो दो स्पीड्स दी उनका प्रोडक्ट कीजिएगा, इन्हीं स्पीड्स का डिफरेंस और जो टाइम दिया हो उस टाइम का डिफरेंस। सिंपल से फॉर्मूले में रख के आप अपनी वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसे हर एक क्वेश्चन में है ना, कभी स्टेशन जाता है 5 मिनट से ट्रेन छूट जाती है, दूसरी स्पीड जाता है ट्रेन छूटने के 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। हर एक क्वेश्चन में आप लोग यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे। हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में इसको कायदे से डिस्कस कर लेंगे। अभी के लिए क्या है, अभी ऐसे लिख दिया हमने। तो स्पीड्स दी हुई है 20 और 18, स्पीड्स का डिफरेंस यानी 20 और 18 का डिफरेंस 2, टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है 15 मिनट और मिनट में दिया ऐसे बटे 60 जरूर कर लेना। बटे 60 क्यों दिया है, क्योंकि मिनट में दिया हुआ है और मिनट में दी हुई दूरी की वजह से हमने बटे 60 किया है ताकि घंटे में बदल जाए। 15 चौको 60, 4 पंजे 20, 2 नवा 18, 9 पचे 45, 45 किलोमीटर। यही वो डिस्टेंस है जो डिस्टेंस आपसे पूछा जा रहा है। निम्न बिंदु में से किसका मान सबसे बड़ा है। भिन्न दी है 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 और 9/10। हमने आपसे कहा है कि अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस सेम हो और सारी की सारी प्रॉपर फ्रैक्शन हो, सामान्य भिन्न हो। सामान्य भिन्न मतलब ऊपर छोटा नीचे बड़ा। ऊपर छोटा नीचे बड़ा ये आपने सब में चेक कर लिया। सबका डिफरेंस एक जैसा है। जिसमें ऊपर सबसे बड़ा हो वही सबसे बड़ा, जिसमें ऊपर सबसे छोटा वही सबसे छोटा। यानी सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, सबसे बड़ी भिन्न हो गई 9/10। अगला देखिए क्या बोला मैंने, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। पिछले वीडियो में आप देखेंगे तो पाएंगे कि वहाँ 2-2 का अंतर था तो भी सबसे बड़ा देखा था, यहाँ 1-1 अंतर है तो भी हमने सबसे बड़ा देखा है। अंतर सेम होना चाहिए तब, नहीं तो हमने फ्रैक्शन वाला वीडियो बनाया हुआ, उसमें सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी हैं कि डिफरेंस अलग अलग होंगे तो क्या करोगे, डिफरेंस 1 होंगे तो क्या करोगे, न्यूमरेटर सेम होंगे तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर सेम होंगे तो क्या करोगे। ठीक, अगला देखिए क्या है भाई। एलिमिनेशन शब्द के अक्षरों को, पहले तो एलिमिनेशन लिख लें, बड़ा खतरनाक शब्द है एलिमिनेशन। इस शब्द का जो अर्थ है वो अर्थ नहीं परिभाषा है ना। खैर हम लोग उस पर ना जाएं। एलिमिनेशन शब्द ये लिखा हुआ है और एलिमिनेशन शब्द में क्या कहा जा रहा है हमसे कि एलिमिनेशन शब्द के सभी अक्षरों को कितने तरीके से पुनर्व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि दिए गए शब्द में सभी व्यंजन हमेशा एक साथ हो। व्यंजन एक साथ यानी कॉन्सोनेंट्स एक साथ हो। कॉन्सोनेंट्स हैं कौन कौन से, ई नहीं है, एल है, आई नहीं है, एम है, आई नहीं है, एन है, ए नहीं है, टी है, आई नहीं है, ओ नहीं है, फिर एन है। ये हैं कॉन्सोनेंट्स। टोटल अगर देखा जाए तो कितने यहाँ पे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 में से 5 तो निकल गए। 11 में से 5 निकल गए, बचे कितने बेटा, 6 बच गए। और वो जो 6 बचे हैं वो कौन कौन से हैं, वो हैं ई, आई, फिर आई, ए, फिर आई और ओ। अब इस अगर एलिमेंट्री एन को हम लोग सबसे पहले रख दें तो सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ होंगे। यहाँ रख दें सब एक साथ, यहाँ रख दें सब एक साथ, यहाँ रख दें तो सब एक साथ, यहाँ रख दें तो सब एक साथ, यहाँ रख दें तो सब एक साथ, या लास्ट में रख दें तो सब एक साथ होंगे। कॉन्सोनेंट्स को एक साथ होना चाहिए। तो कॉन्सोनेंट्स एक साथ रखने के लिए हम इतना कांड कर सकते हैं। तो कितना होगा इनकी संख्या, 1 2 3 4 5 6 7। इतने तरीके तो ये हो गए कि इनको इस तरह से अरेंज करने के साथ ही साथ इनकी संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5। तो ये आपस में 5 बार उलट फेर करेंगे। एल एम, एम एल, एन एल, एल एन, है ना, 5 बार उलट फेर करेंगे। इसके अलावा हम देख पा रहे हैं कि एन की रिपीटेशन हुई है 2 बार और आई की रिपीटेशन हुई है 3 बार। सुना और समझा तो सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का हिसाब किताब है। फैक्टोरियल्स की वैल्यू निकालनी है तो फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 3
अब मैं इसमें पूरा लिख देता हूँ, वरना फैक्टोरियल 7 और फैक्टोरियल 3 में फैक्टोरियल 4 ही लिखिएगा। 5 दिया है, 2 लिखिए, दिया हुआ तो 3 तक लिखिएगा, लेकिन मैं पूरा लिख देता हूँ। 7 का मतलब हुआ 7 6 5 4 3 2, एक नहीं लिखूँगा यार, इंटू 5 4 3 2, फिर एक नहीं लिख रहा हूँ, बटे 3 2, एक नहीं लिखा मैंने, और 2 1, फिर एक नहीं लिखा मैंने। तो अब जो जो कट रहा है उसको काट दो आप। यहाँ से 3 2 2 3 2 2 काट दिया हमने। अब सब कुछ मल्टीप्लाई कर लीजिए, देख लीजिए, 50 25 चौके 100, 100 तो ये हो गया सीधे सीधे। उसके अलावा कौन कौन बच गया है, 3 4 3 12 और 6 7 42, 42 इंटू 12 कर लेते हैं, तो 12 दूनी 24 और 12 चौक 48, 49 50, 2 जीरो और क्योंकि वो 100 हो ही गया था, तो 50,400 ये आपका आंसर हो जाएगा। 50400 जी है, ये है सेट थ्योरी। अगला क्वेश्चन सेट थ्योरी से इस बार, लेकिन बेटा यहाँ पे डैश दिया हुआ। डैश का मतलब क्या होता है, परछाई। परछाई का मतलब ये है कि जैसे अगर हम ये समझ लें कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो ए इंटरसेक्शन बी ये है, ठीक है। लेकिन अगर ए इंटरसेक्शन बी डैश हमको दे दिया जाए, तो जो यहाँ होगा उसके अलावा, समझ गए, उसके अलावा, उसको छोड़ के। ए यूनियन बी का मतलब क्या होगा, ए यूनियन बी ये पूरा है जिसमें इंटरसेक्शन में भी आ जाए, ए भी आ जाए, बी भी आ जाए, सब कुछ है ना। तो ये ए पूरा पूरा हमने ले लिया। कौन कौन है, ए यूनियन बी है। ए यूनियन बी डैश का मतलब क्या होगा कि जो यूनिवर्सल सेट है ना, जो यूनिवर्सल सेट है, उस यूनिवर्सल में इसके आगे जो कुछ बच रहा है वो। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है, डैश का मतलब उसका जस्ट अपोजिट, उसकी परछाई, उसका प्रतिबिंब जो उल्टा होगा, नेगेटिव उसका है ना, पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ, तो इस चीज़ को ऐसे समझो कि अगर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यूनिवर्सल में कितना है, यूनिवर्सल सेट कंटेन करता है कौन कौन से, 1 2 3 पूरे पूरे 100 नंबर्स को। फिर क्या दिया हुआ है, फिर आपको दिया हुआ है कि जो ए है वो कंटेन कर रहा है किसको, ए के पास में जो वैल्यूज़ हैं वो कौन कौन सी भाई, 5 है, 7 है, 9 है, और ये आपका 22 है और 55 है। बी में क्या क्या कंटेन किया हुआ है, बी ने कंटेन करके रखा हुआ है अपने पास में 7 22 50 55, 7 22 50 55 और 68 को। और इन सब चीज़ों में देखो कि ए यूनियन बी डैश और ए इंटरसेक्शन बी डैश में अवयवों की संख्या, टोटल यूनिवर्सल अवयव अगर देखे जाएं तो वो 1 से लेकर 100 तक सब है। अब पहले तो हम इसमें ए यूनियन बी निकाल लें। ए यूनियन बी अगर निकालोगे तो क्या क्या है बताओ। ए यूनियन बी अगर देखोगे तो ए यूनियन बी में 5 7 2 बार है, देखो 7 इसमें दोनों में है, एक ही बार लिखते हैं। फिर कौन है, 9 है, फिर 22 इसमें दोनों में है, एक ही बार लिख लो। और फिर कौन है, 50 है, और कौन है 55, 55 भी बेटा दोनों में है, एक ही बार लिखना। और 68 फाइनली 68, ठीक। तो ए यूनियन बी में अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी आपको कितना मिल रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। नंबर ऑफ ए यूनियन बी है 7 और नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट है 100। तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी डैश, आप मुझे बताओ 100 में से 7 घटा दो, कितने बचे, 93। यानी बाकी बचे हुए जो 93 एलिमेंट्स हैं उनके, वो जो बाकी बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 93, ठीक। इसी तरह से चलो ए इंटरसेक्शन बी देखो कितना है, ए इंटरसेक्शन बी कितना है, ए इंटरसेक्शन भी आप देख रहे हो, उसमें कौन कौन है, 7 है जो दोनों में है, 22 है जो दोनों में है, और 55 है जो दोनों में है। मतलब साफ है कि नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी आप देख पा रहे हो 3 है। तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश, टोटल 100 में से ये 3 हटा के कितना बचा, 97, 97। यानी आपका आंसर हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी डैश 93, ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी डैश 93, ए इंटरसेक्शन बी डैश यानी 97। फिर देखिए भाई अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन इस बार कह रहा है आपसे, अरे खो गया भाई, बिगाड़ने के चक्कर में। हाँ, एक कक्षा में 18 लड़कियां हैं, 6 लड़के हैं। कक्षा में सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई
144 दी हुई है। जो गर्ल्स की बात करें, लड़कियों की बात करें तो 144, लड़कों की बात करें सभी लड़कियों की औसत ऊंचाई 144, कक्षा में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 150 और जो पूरी कक्षा है सभी छात्रों की कुल मिला के 148। इस हिसाब से अगर देखा जाए तो 150 माइनस 148 2 हो गया और 148 माइनस 144 4 हो गया। रेशियो अगर निकाला जाए तो 1:2 हो गया। और आपको पता है कि लड़कियों की संख्या आपको बताई गई है, शायद कितनी बताई गई भाई, लड़कियां हैं 18, मतलब लड़के हो गए 18 दूना 36। क्लियर हो गई इतनी बात। तो यहाँ पर हमने लड़के और लड़कियों की संख्या अलग अलग निकाल ली। अभी कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन 50 किलोग्राम है, तो कक्षा में सभी लड़कों का कुल वजन, अच्छा लड़कों का औसत वजन, तो सभी लड़के हो गए 36, सभी लड़के टोटल कितने हो गए 36 और इनका वजन 50 किलोग्राम एवरेज। देखिए एवरेज इज इक्वल टू होता है सम ऑफ आर्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स। एवरेज बराबर क्या होता है, योग बटे इनकी संख्या। अब आपको अगर ये बताया गया है कि इनकी संख्या है 36 और औसत बता दिया जाए 50 और इनका योग पूछा जाए तो इनका योग कितना हो गया, अगर आप औसत को इनकी संख्या से गुणा कर देंगे तो 36 इंटू 5 करेंगे 180, टोटल आंसर आपका आ गया 1800। इस अगले क्वेश्चन का 1800 किलोग्राम है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 व्यक्ति ए बी तथा डी में विभाजित लाभ की राशि निम्नानुसार है। ए को बी को 3 हिस्से में, 4 व्यक्ति हैं ए बी सी डी, ऐसे लिख लीजिए। क्या बताया जा रहा है, अब इसमें आपको ये बताया जा रहा है कि बी को 3 हिस्से मिलते हैं, दे दो भैया 3 हिस्सा बी को। फिर डी को मिलते हैं 7 हिस्से, दे दो। फिर क्या बताया जा रहा है, सी को बी और डी की दोनों की संयुक्त राशि का औसत मिलता है, तो बी और डी की संयुक्त राशि हुई 7 3 10 और उसका औसत हो जाएगा 5 और वो औसत 5 किसको मिलता है, सी को। और फिर क्या बताया जा रहा है, ए और ए को बी के हिस्से का 2/3 मिलता है, बी को मिलता है 3, 3 का 2/3 कितना हुआ, 3 का 2/3 हो गया 2। सिंपल सा बाइफर्केशन आपके सामने दिया हुआ। लंबाई देखो क्वेश्चन की कितनी ज़्यादा है, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा क्वेश्चन है। अब क्या बता रहा है, बी का हिस्सा सी के हिस्से से 324 कम है, बी का हिस्सा सी के हिस्से से 324 कम है। ये जो कमी आप देख रहे हो ये 2 रेशियो की है और बताया जा रहा है 324 रुपये की है। तो पूछा क्या है, तो ए और डी के हिस्से का योग, ए और डी के हिस्से का योग बेटा अगर निकालोगे तो योग हो गया 7 2 9, 2 रेशियो 324 हैं तो 9 रेशियो बराबर 324 बटे 2 गुणे 9 कर लो, काम खत्म हो जाएगा। 2 1 कम 2, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 1 9 छाक 54 और 1 55, हाथ से लगा 5, 9 1 कम 9 5 14, 158। यही आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक लड़के ने ए बी सी डी और एफ नामक 6 पुस्तकें 111 111 95 50 111 95 50 125 75 और x रुपए में खरीदी, ठीक है, और लागत पर खरीदी। अगर इन पुस्तकों की औसत लागत बी सी और डी की औसत लागत से 6 अधिक है, अगर इन सब का जो एवरेज है, एवरेज का मतलब सम ऑफ आर्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आर्टिकल्स, वो किससे, बी सी और डी, ये ए बी सी डी है ना, ए बी सी डी ई एफ, तो बी सी डी इनके एवरेज से, यानी कि 95 50 और 125 के एवरेज से, 3 है तो बटे 3 कितना ज़्यादा है, 6 ज़्यादा है। इस पर थोड़ा ध्यान देना बेटा, 6 बनाया है हमने, ठीक है, जगह कम है, हाँ 6 ज़्यादा है। ये बात देखिए आप लोगों ने, तो ए और डी के हिस्से नहीं, तो x का मान ज्ञात करना, हाँ x तो दिया हुआ है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो चलिए भाई यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग, सीधे सीधे करते हैं। तो 125 और 75 हो गया 200, 250 350 400 और 400, 350 406 बटे 406 प्लस x बटे 6। एक बार फिर से इसको चेक कर लूँ भाई, 195 तो ये 111 और 95 कितना हो गया, 110 और 90 200, 206 206 और 200 406, 406 और 50 456 हुआ यार, 456।
ठीक है भाई। 456 प्लस एक्स बटे 6 माइनस, इधर देख लो भाई, इधर क्या हुआ, 125 और 95 कर लीजिए 220 हो गया, 220 और 50 हो गया 270, 270 बटे 3, समझ गए सब लोग, 3 9 27 यानी 90 हो गया, बराबर दिया हुआ है 6, यानी कि 456 प्लस एक्स अपॉन 6 इज इक्वल्स टू 96। इसको उधर मल्टीप्लाई कर लीजिए तो x की वैल्यू बराबर मिल गई 96, 6 छंग 36, 3 मिल गया, 6 9 54 55 56 57, 576 माइनस 456, आंसर मिल गया आपको, 6 में से 6 चला गया, 7 में से 5 चला गया, 120 x की वैल्यू, तो x की वैल्यू आ गई 120, 120। एक और क्वेश्चन देखिए भाई, दो स्टेशन हैं x और y, दो ट्रेनें a और b हैं, x और y के बीच की दूरी 180 किलोमीटर है। दो स्टेशन x और y, बीच की दूरी कितनी है, तो ये x और y के बीच की दूरी है 180 किलोमीटर। दो 210 मीटर की लंबाई वाली ट्रेन A स्टेशन X से 5 घंटे में स्टेशन Y तक पहुंचती है। स्टेशन X से जो ट्रेन A है, ट्रेन A की स्पीड हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, 180 किलोमीटर जाती है 5 घंटे में, इसका मतलब है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड आ गई, 36 किलोमीटर पर आवर। ये हमने स्पीड पता कर ली इस ट्रेन की, A की स्पीड पता कर ली। अब अगर ट्रेन B जो है वो Y स्टेशन पर ठहरी हुई है और ट्रेन A 40 सेकंड में ट्रेन B को पार करती है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से A का डिस्टेंस पता करो जरा कितना चलेगी वो 40 सेकंड में। 36 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 36 इंटू 5/18 मीटर प्रति सेकंड की गति से 40 सेकंड में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है आप लोग देख लो, 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, 400 मीटर। टोटल डिस्टेंस 400 मीटर है, जिसमें से इस ट्रेन की अपनी लंबाई दी हुई है कितनी, 210, मतलब दूसरी ट्रेन की लंबाई होगी 190। सिंपलेस्ट फॉर्म में इस क्वेश्चन को कीजिए, 190 मीटर लंबी ट्रेन होगी ट्रेन भी। देखो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द्विघात समीकरण को हल करिए, m और n के बीच संबंध स्थापित कीजिए। m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 21, m स्क्वायर माइनस 10m प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है n स्क्वायर माइनस 15n, n स्क्वायर माइनस 15n प्लस 56 इज इक्वल्स टू 0, और इसमें हमको m और n के बीच में संबंध स्थापित करना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन अगर आप लोग लगाए हो तो हम आपको बता दें भाई, लगाए हो नहीं, ना लगाए हो तो हम आपको बता दें कि 10th क्लास वाले क्वेश्चन में पूरा चैप्टर है, उस चैप्टर को पढ़ा रखा है मैंने। तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस 21 लाना है 7m माइनस 3m प्लस 21 इज इक्वल्स टू 0, 7 या 21, 7 3 10, तो m कॉमन ले लो, m माइनस 7 माइनस 3 कॉमन ले लो, m माइनस 7, और m माइनस 7 कॉमन ले लो तो m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, यानी m की बेटा दो वैल्यू मिल गई 7 और 3, m माइनस 7 बराबर 0 तो m बराबर 7, m माइनस 3 बराबर 0 तो m बराबर 3। इसको देखो 15 n स्क्वायर माइनस 8n माइनस 7n, 8 7 15 और 8 सते 56 प्लस 56 बराबर 0, n कॉमन लिया तो n माइनस 8, माइनस 7 कॉमन लिया n माइनस 8, n माइनस 8 कॉमन ले लिया तो n माइनस 7 बराबर है 0, मतलब n की वैल्यू है 8 और 7। पंखा चला लें यार, गर्मी बहुत लग रही है, आवाज़ बहुत करता है इसलिए। चलिए 8 और 7, n की वैल्यू कितनी हो गई 8 और 7। अब m की वैल्यू आप देख सकते हो 3 और 7, तो m में मान 7 और 7 तो है, या तो बराबर है और या फिर n से छोटा है। m या तो बराबर है या फिर छोटा है किससे, n से। ये देखो जिसमें दिया हो वही रिलेशन करेक्ट होगा। तो ये रिलेशन आपको दिया हुआ है, m या तो छोटा है या बराबर है n के, तो रिलेशन आपको पहले ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, m एक काम को 10 दिन में, n 30 दिन में और p 45 दिन में। m n p 10, 30 और 45, इसी काम को m n और p मिलकर 10, 30 और 45 इसको मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। यार ये क्वेश्चन तो भाई जिसने भी टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा, किसी भी मेथड से पढ़ा हो,
सभी लोग लगा लोगे। पहला ही क्वेश्चन है समझो एक्सरसाइज का है, 10, 30 और 45 के हिसाब से 90 कुल्हड़ बनाने का काम अगर हो तो M 9 बनाएगा, N 3 बनाएगा और P 2 बनाएगा। अगर ये सब मिल गए तो 9, 3, 12, 2, 14 कुल्हड़ बनाएंगे। M, N और P मिलकर कितने कुल्हड़ बनाएंगे? 14। बनाने कितने हैं? 90। तो आंसर हो गया 90/14। 2 सते 14 और 45 बार 7 छंग 42, 6 सही 3/7 दिन का वक्त लगेगा अगर इस काम को इन लोगों को अटेम्प्ट करना है। तो आ गया होगा आंसर। ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी देख लेते हैं इनको भी। दिया हुआ है एक 3 अंकीय संख्या का प्रत्येक अंक 3 का गुणज है, मल्टीपल ऑफ 3। प्रत्येक अंक वो 3 हो सकता है, वो 6 हो सकता है, वो 9 हो सकता है। क्या क्या हो सकते हैं? 3, 6 और 9। आउट ऑफ दिस 3 कोई भी हो सकता है। रिपीटेशन के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, रिपीट भी हो सकता है। इस संख्या का अंतिम अंक एक सम संख्या है, तो अगर 3 का गुणज हो और सम संख्या हो तो वो कौन सा होगा? लास्ट डिजिट तो 6 हो गया भाई। ठीक है, और क्या बताया जा रहा है? और तीनों अंकों का योग 12 हो। तीनों अंकों का बेटा योग अगर 12 हो तो इसके लिए कौन कौन से नंबर्स लेने होंगे? देखो, अगर 9 ले लोगे तो 9, 6, 15 अकेले, तो 9 तो नहीं ले सकते। 6 ले लोगे तो 6, 6, 12 अकेले हो जाएगा, नहीं ले सकते। तो इसको 3 ले लो और 3 ले लो। 3 + 3 + 6 कितना हुआ? 3, 6, 3, 9, 3, 12। समझ गए? यानी संख्या हमको मिल गई 336। खत्म हो गया। अरे संख्या का 25% ज्ञात करना है, यानी इसका 1/4 निकालना है, इसका 25% निकालना है। 25% मतलब 25 चौके 100, 4 × 32, 4 × 36। आंसर है 89। आपका आंसर आ गया है 89, 87, 82। अरे अंकों का योग हो गया 12। कोई गलत काट दिए क्या? 4 × 32, 33, 4 चौक 16, 84। देखिए भाई गड़बड़ हो गई। अब हमको बुढ़ापे की वजह से थकान आ रही लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन आज का, इस प्रैक्टिस सेट का नहीं, इस प्रीवियस पेपर का। जब कोई व्यक्ति प्रतिवर्ष 4% की दर से 3 साल के लिए, जीरो कितने लगे भाई? 5 जीरो, 2 लाख का निवेश करता है तो 3 साल के अंत में अर्जित चक्रवृद्धि ब्याज की राशि है। चक्रवृद्धि ब्याज की राशि आपको निकालनी है। स्लैब मेथड इसमें लगाएंगे हम लोग। 2 लाख रुपए दिया हुआ है, 2 लाख का 4% कितना हुआ? 4 दूनी 8000 पहला साल, 8000 दूसरा साल, 8000 तीसरा साल। फिर जो आया है 8000 उसका हम लोग कितना निकालेंगे? 4% निकालेंगे। 8 चौक 32 मतलब 320, 320 और 320। और फिर जो 320 लिखा है आपने उसका 4% और निकाल लीजिएगा। 32 × 4 हो गया 128 और 128/10 है, इसलिए 12 रुपये 80 पैसे। बहुत ही प्यार से ये चीज़ हो जाती है। हमने स्लैब बनाया है, इसमें बॉक्स मेथड भी आप लोग कर सकते हो कि 3 बॉक्स हैं, उनकी डिज़ाइन याद रखिए और आराम से हो जाएगा। तो 8 × 24,000 तो ये हो गया। 32, 32, 32 यानी 96,960 ये हो गया। और 12 रुपये 80 पैसे ये हो गया। जोड़ दो यार, ये हो गया 8, 2, 6 और 1 7, 9, 4, 2, 24972, 24972.80 रुपये। इतना तैयारी कीजिए बेटा। हम अगले हफ्ते फिर किसी और प्रैक्टिस पेपर नहीं, प्रीवियस पेपर के साथ में आपके साथ में उपस्थित होते हैं। थैंक यू।